सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newshd। मरीम नवाज ने NA-75 डस्का के इलेक्शन नताइज पर ट्वीट किया है और कहा है कि अब पता चला कि माफिया क्या होता है और कैसे काम करता है। सिर्फ वोट चोरी नहीं होते, बेचारे इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाता है। मरीम नवाज ने NA-75 डस्का के इलेक्शन नताइज पर ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उनका कहना है कि अब पता चला कि माफिया क्या होता है और कैसे काम करता है। सिर्फ वोट चोरी नहीं होते, बेचारे इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाता है। NA-75 डस्का में 20 पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग बैग्स रिटर्निंग ऑफिसर के पास ताखीर से पहुंचने की तहकीकात जारी हैं। इलेक्शन कमीशन को NA-75 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है। जिशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, बताएगा कब तक ये रिपोर्ट मिल जाएगी? देखिए, अभी NA-75 में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में ये तहकीकात जारी हैं और ये तहकीकात की जा रही हैं कि जो 20 पोलिंग स्टेशन थे उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो क्यों ताहीर से पहुंचे, पोलिंग बैग्स कहाँ चले गए थे, उनसे इस हवाले से पूछताछ हो रही है। जबकि जो अहम चीज़ है तहकीकात में वो ये कि जो फॉर्म 45 थे उन पोलिंग स्टेशन के, उन पर अदादोशुमार वोट्स के देखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो पोलिंग बैग्स हैं जो बरामद हुए दोबारा ताहीर के बाद पहुंचे हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में, वो देखा जा रहा है कि वो सीलें तो नहीं ओपन थी, कहीं उनमें दोबारा टेम्परिंग तो नहीं की गई। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इनकी तहकीकात की जा रही हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान से तहकीकात भी की जा रही है ताहीर से पहुंचने पे। तो इलेक्शन कमीशन भी इधर मुंतज़िर है रिपोर्ट का। रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब वहाँ पर मौजूद हैं डस्का में, जो तहकीकात कर रहे हैं और अपनी सिफारिशात तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। जबकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि अगर उन पोलिंग बैग्स में किसी किस्म की टेम्परिंग पाई गई और वो साबित होगी कि टेम्परिंग हुई है और फॉर्म 45 से उन पोलिंग बैग से मुख्तलिफ अदादोशुमार आए, तो कभी इम्कानात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन दोबारा उन 20 पोलिंग स्टेशन पर जो है री पोलिंग करवाए। लेकिन ये हतमी फैसला अभी होना है, चूँकि सिफारिशात आनी है रिटर्निंग अफसर की जानिब से और इलेक्शन कमीशन उन सिफारिशात को देख के हतमी फैसला करेगा। ताहम अभी तक डस्का में ये तहकीकात जारी है और इलेक्शन कमीशन उन तहकीकात और रिपोर्ट का मुंतज़िर है। जी ठीक है जिशान, शुक्रिया आपका। NA-75 डस्का में रेंजर्स के मजीद एहलकार RO ऑफिस पहुंच गए हैं। पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी भी RO ऑफिस पहुंच गई है। डस्का से आपको अपडेट कर रहे हैं, NA-75 में रेंजर्स के मजीद एहलकार RO ऑफिस पहुंच गए हैं, जबकि पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी भी RO ऑफिस पहुंच गई है। डस्का NA-75 ज़िम्न इंतखाबात रेंजर्स के मजीद एहलकार RO ऑफिस पहुंच गए। पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी भी RO ऑफिस पहुंच चुकी है। पुलिस की डंडा बरदार फोर्स RO ऑफिस के गिर्द आधा किलोमीटर तक फैली हुई है। पुलिस एहलकारों के हाथ में आंसू गैस शेल भी मौजूद हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने RO को इलेक्शन के नताइज देने से रोक दिया था। इसी हवाले से बात करेंगे, मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, बताएगा इसकी डिटेल्स? जी बिल्कुल। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन जो कल से जो है वो डस्का मैदान जंग बना हुआ था, इसी के पेश नज़र रेंजर्स के जो मजीद दस्ते हैं वो RO ऑफिस पहुंच गए हैं, क्योंकि हालात गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतहाई कशीदा थे और जिसके बायस मुतअद्दिद तारीख के वाक़यात भी पेश आए, जिसमें 2 नौजवान भी जान से गए और मुतअद्दिद जो है वो जख्मी हुए। तो ये इस सूरत हाल के पेश नज़र चूँकि रात को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो रिजल्ट रोक दिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तौर पर अपनी जीत का ऐलान करते रहे। मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तौर पे जो है वो अपनी जीत का ऐलान करते रहे, जिसके बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो जो 23 पोलिंग स्टेशन थे उनका रिजल्ट जो था रात को ना पहुंच सका, जिसके बायस सूरत हाल ये बनी कि जो नौशीन इफ्तिखार है उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि ये जो 23 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट हैं वो वक्त पर नहीं पहुंचे और अमला भी जो मौका पर नहीं पहुंचा। तो इस वजह से इस सूरत हाल के पेश नज़र इन 23 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके रिजल्ट को शामिल न किया जाए और इसके वक्त रिजल्ट को रोका जाए। तो उनकी इस्तदा के बाद अब जो है वो रिजल्ट रोका गया है। दोनों पार्टीज इस वक्त बताया ये जा रहा है कि RO ऑफिस के अंदर मौजूद है, अलबत्ता बाहर रेंजर के जो भारी नफरी जो है वो तैनात है। कुछ जिम्मेदारान इस वक्त RO ऑफिस के अंदर मौजूद हैं दोनों पार्टीज के। अलबत्ता से शहरियों की एक तादाद जो थी जो कल नजर आ रही थी वो नजर नहीं आ रही था। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और उनका ये खदशा है कि कहीं जीत का ऐलान किसी एक पार्टी की तरफ से होता है तो दूसरी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी मियां नवाज शरीफ से बात कराई। मियां नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। यूसुफ रजा गिलानी जेल में मियां शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा मजीद कौन से अमूर पर गुफ्तगू की गई है? ये बिल्कुल सेनेट इंतखाबात के करीब आते ही तमाम तर सियासी पार्टियां मुतहरिक होगी और आज एक बड़ा अहम राब्ता हुआ है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान और दोनों रहनुमाओं के दरमियान, जहां पर लॉन्ग मार्च और मुल्क की सियासी सूरत पर गुफ्तगू हुई, वहीं पर सेनेट इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक से साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का अपना उम्मीदवार नामजद किया है, तो उनसे भी साबिक सदर ने गुफ्तगू करवाई है और साथ ही साथ जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तीनों रहनुमाओं ने इस बात का इरादा किया है कि वो सेनेट इंतखाबात में भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे और जो सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं वफाक की जो उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी ने मुलाकात में ये भी फैसला किया कि वो जल्द कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे ताकि उनसे भी वो तमाम तर उमूर पर मुशावरत करें, ताकि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो भरपूर तरीके से इस जो सेनेट इंतखाबात में वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करे। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि डस्का से PTI ने मैदान मार लिया। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करके अवाम को कर्ब से निकाले। वो अफराद जिन्होंने व्हाट्सएप पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिजल्ट भेज दिए थे और ऑफिशियली फॉर्मली वो थैले लेट आके जमा कराए हैं, तो उनकी नीयत पे कैसे शक किया जा सकता है और हुकूमत इस हवाले से कैसे जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराने का जो हुकूमत का अज़म है, ये इलेक्शन उसकी अक्कासी कर रहा था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो रिजल्ट डिले क्यों हुए, तो आज जब सारी रात से नून लीग के आसन इकबाल, मियां जवेद लतीफ, अता ताड़ड़, उज़मा बुखारी, MPA लियाकत से लेके MNA दर्जनों रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर बराजमान उसे यरगमाल बना के बैठे रहे, तो ये जवाब तो वो दें, ये RO साहब दें कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने व्हाट्सएप पे रिजल्ट भेज दिए थे और वो बाय हैंड ताखीर से यहाँ धुंध की वजह से पहुंचे, तो उन्होंने वो रिजल्ट क्यों डिले किया, क्यों रोका? आपको भी पता है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मौसूल हो जाएं तो उसके रिजल्ट का ऐलान करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को यरगमाल बना के मनपसंद फैसले लेने के लिए यहाँ ऐसा माहौल पैदा किया कि यहाँ रिजल्ट को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन अपने ही उन कायदो ज़वाबित की पाबंदी करते हुए हमारे उम्मीदवार की जीत का ऐलान करे। कानूनी तौर पे इस रिजल्ट को हासिल करना और अपनी जीत का ऐलान करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन नताइज का ऐलान करके हमें और अवाम को इस करब से निकाले। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि गैर मुतवक्के तौर पर केस को खत्म कर दिया गया, एक जज को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोका गया। बज़ाहिर वजीर आजम का बयान गैर आईनी था। इख्तिलाफी नोट जस्टिस काजी फाइज ईसा का सामने आया है और इसमें लिखा है कि गैर मुतवक्के तौर पर केस को खत्म कर दिया गया, एक जज को आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोका गया। बज़ाहिर वजीर आजम का बयान गैर आईनी था। इसी हवाले से बात करेंगे अमानत गिशकोरी से। अमानत, इख्तिलाफी नोट सामने आया है, किन किन पॉइंट्स पे मजीद बात की गई है इसमें?
जी बिल्कुल, ये 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फांस जारी करने का। और जो फैसला था ये जारी करते वक्त जस्टिस कादी सईद ईसा जो कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उनको नहीं सुना गया था, ना ही उनकी राय ली गई थी। तो उस पर आज जस्टिस कादी सईद ईसा ने अपना जो इख्तिलाफी नोट है वो जारी किया है। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस कादी सईद ईसा ने ये इख्तिलाफी नोट जारी किया है, जिसमें जस्टिस कादी सईद ईसा ने लिखा है कि जब गैर कानूनी काम हो तो उसका नोटिस इलेक्शन कमीशन लेता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के बयान का कोई नोटिस नहीं लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर कानूनी काम को होने नहीं दे सकती थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। और नोटिस देने के बाद इस केस की 3 समातें हुई। अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो अदालत में ये जवाब दिया कि कोई फंड वो जो है अरकान असम्बली को नहीं दे रहे, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया था उसके बारे में कोई जो है वो उस बारे में वजाहत नहीं की गई। जैसे कादी सईद ईसा ने लिखा है कि वज़ीर आज़म के जो बयान था वो बज़ाहिर गैर कानूनी था, गैर आईनी बयान दिया था वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए जारी करने का। और जैसे कादी सईद ईसा ने कहा है कि गैर मुतवक्के तौर पर केस को अचानक ही खत्म कर दिया गया। केस की समाअत जारी थी और गैर मुतवक्के तौर पर इसे खत्म किया गया और एक जज को उसकी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोका गया। जैसे कादी सईद ईसा ने लिखा है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनकी तारीख में ये पहला वाकया था कि एक जज को उसकी आईनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं करने दी गई और जब केस का फैसला जारी किया गया तो मुझे नहीं सुना गया, ना ही मेरी राय ली गई। जैसे कादी सईद ईसा ने मजीद लिखा है कि किसी और ने मेरी शोहरत पर सवाल नहीं उठाया, ना ही अटॉर्नी जनरल ने और ना ही इस केस में जो मजीद फरीक थे उन्होंने मेरी शोहरत पर सवाल किया, लेकिन एक मौजूद हमारे चीफ जस्टिस जो है उन्होंने मेरी शोहरत से मुतालिक सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मैं दूसरे केस में वज़ीर आज़म इमरान खान के फरीक हूँ, मैं पार्टी हूँ। ये केस में मैंने वज़ीर आज़म के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखी है। जैसे कादी सईद ईसा ने कहा है कि मेरी शोहरत को दागदार किया गया है और मुझे इस केस में अहम केस जो था जिसका नोटिस खुद जैसे कादी सईद ईसा ने लिया था उस पर मुझे नहीं सुना गया। जैसे कादी सईद ईसा ने लिखा है कि इस मामले को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, ये अहम मसला था क्योंकि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो होने हैं और सेनेट इंतखाबात से चंद दिन कबल वज़ीर आज़म ने बयान दिया था और एक निजी अखबार में वज़ीर आज़म का बयान जो है वो उस बारे में खबर दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और नोटिस लेने के बाद केस को नहीं सुना गया और गैर मुतवक्के तौर पर अचानक ही इस केस को खत्म कर दिया गया। जस्टिस कादी सईद ईसा जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था और उन्होंने इस बात का रजिस्ट्रार को भी खत लिखकर ये शिकवा किया था कि उनको क्यों नहीं सुना गया और उनकी क्यों राय नहीं ली गई। तो खत लिखने के बाद आज जो है जस्टिस कादी सईद ईसा ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है और इस इख्तिलाफी नोट में जस्टिस कादी सईद ईसा ने तमाम जो अपने राय ना लेने से मुतालिक भी जिक्र किया है और इसके अलावा जो बयान था वज़ीर आज़म का उस बारे में भी लिखा है कि वो उस बारे में कोई वजाहत नहीं दी गई। सिर्फ इतना अटॉर्नी जनरल ने आके कहा कि वज़ीर आज़म कोई अरकान असम्बली को फंड जारी नहीं कर रहे। तो ये 28 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट है जो कि जस्टिस कादी सईद ईसा ने तहरीर किया है और ये 11 फरवरी को केस का फैसला जारी हुआ था जो कि खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीर किया था और फैसले में जस्टिस कादी सईद ईसा के दस्तखत मौजूद नहीं थे, जिस पर जस्टिस कादी सईद ईसा ने रजिस्ट्रार को खत भी लिखा था कि मेरी राय नहीं ली गई और ना ही फैसला लिखते वक्त मुझे उसकी कॉपी भेजी गई थी। मीडिया पर जो है वो कॉपियां पहले चल गई थी लेकिन मुझे कॉपी फराहम नहीं की गई थी। तो आज जस्टिस कादी सईद ईसा ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है और उसमें तमाम जो बातें थी वो जस्टिस कादी सईद ईसा की जानिब से इख्तिलाफी नोट में उनका जिक्र किया गया है वज़ीर आज़म के बयान का और राय ना लेने का। और ये कहा गया है कि अदालती तारीख में पहली बार हुआ है कि एक जज को अपनी आईनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं करने दी गई। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर जहां पे राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि वो पूछ सकता है, वो चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकता है, वो कमिश्नर से, वो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से पूछ सकता है। और क्या इस बात का इम्कान नहीं है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये ऐसा भी हुआ है और वो PP 51 में हमने पकड़ा है कि इन्होंने जो है वो कैंडिडेट के कहने पे उसकी मर्जी के जो है वो 20-20, 30-30 प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए थे ताकि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कैंडिडेट की मर्जी से जो है वो वहाँ पे जो है वो धांधली कर सकें और बाकायदा जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो फी पोलिंग स्टेशन
जहाँ जहाँ पे उनके अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनको 3-3 कापियाँ दी गई थी, वो वोट्स की कापियाँ। ये कल वहाँ पे जब ये हारे हैं PP 51 का इलेक्शन, तो वहाँ पे महमूद रशीद ने जो है वो जो है वो कहा है, महमूद रशीद ने, कि जी हम नहीं हारे, हुकूमत नहीं हारी, ये हमारा कैंडिडेट हारा है। इसके कहने के ऊपर हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी लगाए, इसको जो है वो कॉपियां भी फराम की, ये डलवा नहीं सका। वो कई जगह उसने डलवा ली होगी, लेकिन 3-4 जगह हमने उसको पकड़ लिया। यानी कल इस धांधली को आवाम ने पकड़ा है। और अब अगर अदारों ने अपना किरदार अदा न किया तो फिर ये देख लें कि पहले तो सिर्फ धांधली होती थी और लोग खामोशी से जो है वो अपने वोट की तौहीन और अपने मैंडेट की तौहीन देखते थे और सिर्फ ज़बानी एहतजाज करते थे। कल लोगों ने धांधली को आगे बढ़ के पकड़ लिया है, और अब भी अगर इसका इलाज ना हुआ तो फिर धांधली को जो है वो मार जो पड़ेगी ना, तो वो उसके फिर क्या हालात होंगे, ये फिर सबको जो है वो समझ आ जानी चाहिए। तो इसलिए ये इंक्वायरी। राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सेनेट इजलास जारी है और सेनेटर रजा रबानी इजहार ख्याल कर रहे हैं। Thank you, Mr. Chairman. सबसे पहले सेनेट का इजलास जारी है और दूसरी जानिब एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चलेंगे। राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफिसरों को अगवा किया, जिन्होंने वहाँ से बक्से उठाए, जिन्होंने वहाँ पे रिजल्ट चेंज किया। और फिर देखें, कल 10:30 बजे उस्मान डार कह रहा है कि जी हम 7,000 से जीत रहे हैं, 120 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, हम 7,000 से जीत रहे हैं। फिर रात कोई 2:30 बजे जब ये कर रहे थे सारा कारनामा वो 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के रिकॉर्ड में, तो वो जो है मासी फफे कुटनी वो कह रही कि जी 7,827 वोटों से हम जीत गए हैं। यानी कितना कैलकुलेटेड फिगर, ताकि किसी को शक ना पड़े, 7,827 वोटों से जो अब हम जीत गए हैं। यानी वो हमारी जो 5-6 हज़ार की लीड थी, उस हिसाब से उन 23 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले और डाल के तो वो फ़र्क निकाल के तो वो फिर मासी फफे कुटड़ी बता रही थी कि जनाब ये जो है ना हम इतने वोटों से जो है वो हम जो है वो जीत गए हैं। इन मुजरमों में उस्मान डार शामिल है, ये फरदौस आशिक अवान शामिल है, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर शामिल है, वहाँ की पुलिस का वो DSP जुल्फकार विर्क शामिल है। इसके अलावा जितने लोग हैं और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं जिनको अगवा किया गया है, इनको कौमी मुजरों को गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर जो है वो चार्ज किया जाए इनको, और उसके बाद जो है वो फिर बात की जाए कि उन 23 पोलिंग स्टेशन में री इलेक्शन हो। इससे कम कोई रिजल्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये इंक्वायरी जो है ये मेंबर इलेक्शन कमीशन करे। उससे आगे डस्का के 30 पोलिंग स्टेशन हैं। डस्का में सारा दिन बाकायदा इनके अपने लोग जिनकी फुटेज मौजूद है, सारा दिन वो एक ही काम करते रहे। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जाते और वहाँ पे जाके जो है वो हवाई फायरिंग करते, लोगों को जो है वो वहाँ पे भगदड़ मच जाती। जो वोटर्स वहाँ पे आए होते थे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़ास तौर पे, वो वहाँ से जो है वो चली जाती, और उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन, उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन, और फिर कुछ 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे इनके लोगों ने जाके बंद करवा दिए। 2 पोलिंग स्टेशन में तो ये जो अपना उस्मान डार साहब हैं, ये खुद बैठ के उनको बंद करवाया इन्होंने, और वहाँ पे जो है वो सुबह के 2 घंटे के बाद जो है वो वहाँ पे इन्होंने पोलिंग नहीं चलने दिया। इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि वो बदमाश, वो गुंडे
जो डस्का शहर में सारा दिन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फायरिंग करते रहे, उनकी फुटेज मौजूद है। उन फायरिंग करने वालों के साथ इनका जो कैंडिडेट है असजद मल्ली, वो साथ खड़ा है, वो मीडिया पे भी चली है। उन सब को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और इस बात का भी जवाब दिया जाए कि सारा दिन पुलिस वहां पे क्या करती रही है, क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया, और उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और डस्का के 30 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो है वो रीपोल किया जाए। ये 30 वो और 23 वो, ये 53 पोलिंग स्टेशन जो हैं, यहाँ पे आवाम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से रोका गया है। उनके हक़ राय दही को जो है वो वहाँ पे जो है उसको डैमेज करके गलत रिजल्ट जो है वो पेश किया गया है। इसलिए इन 53 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है, ये अगर रीपोल नहीं होता तो फिर ये समझा जाएगा, जो मैं बात कहनी नहीं चाहता, कि ये सारा जुम्मा जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगा। इलेक्शन कमीशन को अपनी इज्जत, अपना एहतराम और अदारे का जो एक यानी प्राइड है, उसको इनकी एक सीट के लिए जो है वो कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। गुज़श्ता रात डस्का में क्या हुआ? रिटर्निंग अफसर सारी रात लापता 20 प्रिजाइडिंग अफसर की राह तकता रहा। गुज़श्ता रात डस्का में ऐसा क्या हुआ? रिटर्निंग ऑफिसर सारी रात लापता रहा और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की राह तकता रहा। सियालकोट डस्का NA 75 ज़िमनी इंतखाबात हुए और रेंजर्स के मजीद दस्ते RO ऑफिस भी इस वक्त पहुंच गए हैं। पंजाब कांस्टेबलरी से पुलिस एहलकारों की भारी नफरी भी RO ऑफिस पहुंच गई है। गुज़िश्ता रात डस्का में क्या होता रहा, इसके लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मियां अशफाक से। अशफाक बताएगा, गुज़िश्ता रात ऐसा क्या होता रहा? जी बिल्कुल, NA 75 का ये जो मार्का था, जो जंग की सूरत अख्तियार कर गया था, सारा दिन इसकी पुरसरारियत जो जारी थी वो गुज़िश्ता रात भी बरकरार रही। और जिस वक्त RO ऑफिस के बाहर लोग अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट करने के लिए और रिजल्ट हासिल करने के लिए पहुंचे, उसी वक्त हम लोग भी वहीं पर मौजूद थे। सबसे पहले तो RO ऑफिस में मीडिया को जाने से रोक दिया गया, उसके बाद अपोजिशन और दीगर अफराद को भी अब अंदर RO ऑफिस जाने से जो है वो रोक दिया गया। रिजल्ट सारी रात गैर मुसद्दका जो हमें मिलते रहे। बाद RO ऑफिस की जानिब से ज़राए से हमें जो है वो नताइज मिलते रहे। ताहम एकदम से फिर हुआ ये कि रात 2-2:30 बजे के बाद RO ऑफिस से कुछ 23 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन थे उनके रिजल्ट की जो है वो सूरत हाल ये बनी कि ना तो RO ऑफिस वो अफराद पहुंचे जो अमले के थे, ना ही पोलिंग स्टेशन के जो बैग थे वो पहुंचे, ना अमला पहुंचा, कोई वहां पर नहीं पहुंचा था। और सूरत हाल ये बनी कि रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया। अपोजिशन के रहनुमा बाहर खड़े रहे। उज़मा बुखारी जो है वो RO ऑफिस के दरवाजे को जो है वो जो उसको खटखटाती रही और अंदर जाने की कोशिश करती रही। पुलिस की जानिब से उनके साथ भी बदतमीजी की गई। मीडिया नुमाइंदगान के साथ भी RO ऑफिस के बाहर जो पुलिस के एहलकार खड़े थे उनकी जानिब से बदतमीजी की गई। तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये पुरसरारियत जो सारा दिन खौफ खरास और पुरसरारियत की जो कैफियत थी वो रात को RO ऑफिस के बाहर भी देखने को मिली। और इस वक्त जो जब 337 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार सैयदा नुशीन इफ्तिखार जो है वो 3045 वोटों की लीड के साथ आगे थी। बाद ये 23 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके बैग्स और इनका अमला ना पहुंचने की वजह से नताइज रोक दी गए और बाद दोनों उम्मीदवारों की जानिब से अपनी अपनी जीत का जो है वो ऐलान किया जाता रहा। तो ये सूरत हाल वो जो कल सारा दिन इस इलेक्शन को लेकर खौफो हरास और पुरसरारियत थी, वो सारी पुरसरारियत सारी रात भी बरकरार रही। और स्टिल इस वक्त भी दस्का के जो हालात हैं वो कशीदा हैं और रेंजर तैनात कर दी गई है RO ऑफिस के बाहर और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। ताहम अभी तक जो है वो अंदर RO ऑफिस से किसी किस्म की जो है वो नताइज ना सामने आ रहे हैं और ना ही जो है वो इस पे कोई
अपडेट जो है वो ना मीडिया को की जा रही है और ना ही उम्मीदवारान को की जा रही है। अलबत्ता से दोनों उम्मीदवारान अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। सैयदा नौशीन शाह की जानिब से कल जब ये 23 पोलिंग स्टेशन थे का रिजल्ट और अमला जब आरओ ऑफिस न पहुंचा तो उस वक्त उनकी जानिब से हालात की संगीनी को भांपते हुए एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि इन 23 जो पोलिंग स्टेशन के बैग्स हैं उनकी तहकीकात के बगैर जो है वो रिजल्ट अनाउंस ना किया जाए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इस्तदा पर अमल करते हुए जो है वो रिजल्ट रोक दिया गया और इस वक्त तक जो है वो रिजल्ट रुका हुआ है और सूबाई इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान इस वक्त आरओ ऑफिस में मौजूद हैं जो अपनी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन को देंगे और उसके बाद ही नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। तो बहरहाल जो NA 75 है इसमें जो सारे दिन से सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होने से लेकर अब तक की जो पुरसरारियत है वो बरकरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने भी NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में सियालकोट की इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नताइज में रद्दोबदल का खदशा भी जाहिर किया गया है। कजाफी बट बताएगा, यहाँ से भी खदशात सामने आ गए। देखिए जी, वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार इदारा है और वो मेरी जो उनके सुबह इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई उन्होंने ये बताया कि जब ये तमाम सारी सूरत हाल हुई तो 20 पोलिंग स्टेशन का उन्हें रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ और हमने जो DPO, RPO और IG पंजाब थे उनसे राब्ता किया लेकिन उनमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया और सुबह 4:30 बजे DPO ने ये इत्तला दी कि मुतल्लिका जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए टीमें रवाना कर रहे हैं और 6 बजे के करीब जो पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो तमाम रिकॉर्ड के साथ रिटर्निंग अफसर के दफातर में पहुंचे और अब उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि हमें ये खदशा है कि 20 पोलिंग स्टेशन जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब रहे इनके नताइज के अंदर रद्दोबदल का खदशा है और हम इसका तमाम रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं और सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा। ठीक है, शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने IG सिंध पर इल्जामात की बौछार कर दी। इमरान इस्माइल का कहना था लोगों को तहवील में लेने के बाद आप लोग दहशतगर्दी की दिफात लगाते हैं। कहा कि गिरफ्तारी के बाद दफात लगाना कहाँ का इंसाफ है। फैसल खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी फैसल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, गुज़िश्ता दिनों उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी के हवाले से हमारे ज़राए ने बताया कि गवर्नर सिंध ने IG सिंध मुश्ताक महर को जो है कॉल की है। आज सुबह उन्होंने कॉल की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने, जिसमें उन्होंने जो है सख्त इज़हार बरहमी किया और अदम इत्मीनान का इज़हार किया पुलिस की कारकर्दगी पर। उन्होंने IG सिंध मुश्ताक महर से सवाल किया कि किसी को भी आप जो है गिरफ्तार करते हैं और बाद में उस पर ATC की दफात लगा देते हैं, क्या ये दफात लगाना ठीक है? इस हवाले से IG सिंध ने जो है उनको यकीन दहानी कराई कि अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के खिलाफ कोई भी सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इंसाफ पे मबनी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और अगर गवर्नर सिंध चाहें तो वो किसी भी सूबे के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने हलीम आदिल शेख के सेल से मिलने वाले सांप पर शकूक का इजहार कर दिया। कहते हैं अगर कोई खातून सांप लेकर आई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सबको महफूज रखे, कोई नीयत इस तरह की किसी शख्स की नहीं हो सकती। हलीम आदिल शेख साहब से हमारे सियासी इख्तिलाफात हों कि जिस कमरे में वो रह रहे हैं वो लॉकअप नहीं है। ये अगर सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही होती तो लॉकअप में रखा होता। नंबर 2, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है और उस कमरे के अंदर कौन लोग उनसे मिलने आए थे उस रोज सुबह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस के तमाम दस्तावेजात हैं, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर किसी शख्स ने गलत काम करते हुए सांप को वहाँ छोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई, और अगर कोई शख्स कोई खातून सांप लेकर आई थी तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, PSL के लिए नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। महमूद रियाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा। कुछ देर रह गई है PSL 6 के पहले मैच इफ्तिताई तकरीब में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर जो आमने सामने होंगे। हम आपको बताते हैं कि वो दरवाजे जो हैं यहाँ से स्टेडियम के ये खोले जाएंगे, यहाँ से तमाशाई आएंगे, बायो सिक्योरिटी जो है कोविड के हिसाब से, और यहाँ पर इस
इंक्लोजर में जाने के लिए जो तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी भी है, उनको सैनिटाइज भी किया जाएगा, मास्क भी लगाया जाएगा। और वो जैसे कि ग्राउंड नजर आ रहा है, 7 बजे जो है वो इफ्तिताई तकरीब होगी। इफ्तिताई तकरीब जो है वो कुछ उसको तुर्की के अंदर शूट किया गया है, कुछ पाकिस्तान में शूट किया गया है। जो टीवी पे बैठे नाजरीन हैं उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तकरीब जो है कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रही है। टीमें जो हैं वो आएंगी, रंग जमेगा। तमाशाई जो है एक फैमिली जो है ग्रुप की सूरत में बैठ सकती है, बाकी जो है वो 2 सीटें छोड़कर। स्टेडियम के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो तमाशाई अंदर नहीं आए हैं, इसलिए कि कोविड की वजह से। और दूसरी बात हम बताएं कि इफ्तिताई तकरीब और इफ्तिताई मैच के टिकट अभी तक अवेलेबल हैं। 8 बजे जो है वो मैच शुरू होगा, कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर और कराची वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। एक हमारे साथ रहिए। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।